हाँ तो बताइए ठोस का गुण में क्या हुआ था सबसे पहला, बताओ जल्दी जल्दी। ठोस की आकृति हो रहता है, निश्चित रहता है, और दूसरा क्या बताए थे? अच्छा, ठोस नॉर्मली जब हम गर्म करते हैं ठोस को तो द्रव में बदलता है, द्रव के बाद गैस, और ठंडा करते हैं तो गैस नॉर्मली द्रव में बदलता है फिर ठोस में। परंतु ऊर्ध्वपातन में थोड़ा सा अलग हुआ था ना, कि ठोस को यदि आप गर्म करते हैं तो गैस में डायरेक्ट बदल जाएगा, और गैस को ठंडा करते हैं तो ठोस में बदल जाएगा। ये सब्लिमेशन में बताए थे ना जी, ठोस पदार्थ में सब्लिमेशन का गुण देखने को मिला था ना जी, ठीक है ना। नेक्स्ट ठोस पदार्थ का नेक्स्ट गुण बात करेंगे हम लोग डिफ्यूजन के बारे में। कौन सा चीज के बारे में बच्चा? विशरण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विशरण, या फिर इसको आप वैसे प्रसरण भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चा? प्रसरण। प्रसरण को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है ये समझो। नॉर्मली डिफ्यूजन से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन का अर्थ होता है किसी द्रव का किसी अन्य द्रव में प्रवेश करना। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है मैटर, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, होता है ना जी। द्रव्य यानी कि पदार्थ। अच्छा, द्रव और द्रव्य में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी लिख देता है द्रव और द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, द्रव्य का मतलब क्या होता है? और ये पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है। पदार्थ में आपका ठोस भी हो सकता है, आपका द्रव भी हो सकता है, आपका गैस भी हो सकता है। परंतु द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, जैसे कि पानी। और द्रव, देखो द्रव और द्रव्य में अंतर समझे। द्रव का मतलब लिक्विड है, द्रव्य का मतलब सारे पदार्थ हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि विशरण का मतलब क्या होता है सर? विशरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण, किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। मतलब किसी पदार्थ के कण किसी अन्य पदार्थ में प्रवेश करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सर बता दीजिए। जैसे मान के चलो कि आपने स्प्राइट लिया, क्या लिया? स्प्राइट ले लिया, और स्प्राइट के साथ मान के चलो कि आपने इसमें मिला दिया, सपोज करो कि इसमें आपने वाइन मिला दिया, दारू। स्प्राइट और प्लस में क्या मिला दिया? वाइन। तो बताओ स्प्राइट के कण और वाइन के कण दोनों एक दूसरे में प्रवेश करने के मिल जाएंगे ना जी? प्रसारित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बात समझ रहे हो ना। उसमें डिफ्यूजन हुआ, तभी तो आपका स्प्राइट और वाइन के कण आपस में मिले। जैसे आप पानी ले लो और पानी के साथ आप इसमें क्या मिला दो? पानी के साथ मान के चलो चीनी मिला दिए, तो पानी चीनी के मिलाए तो यानी कि क्या हुआ? ये भी एक द्रव्य है और यह भी एक द्रव्य है। तो इन द्रव्य के कण एक दूसरे में क्या हो गए? विसरित हो गए। क्या हो गए? यानी प्रसारित भी हो गए। इसे प्रसारित भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर चीनी और पानी को मिला के अगर शरबत हम बना रहे हैं तो किस प्रक्रिया के द्वारा वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं? विशरण प्रक्रिया के द्वारा। तो विशरण क्या होता है? किसी पदार्थ के कण किसी अन्य पदार्थ के कण में प्रवेश करते हैं। बात समझ गए होगे। किसी पदार्थ के कण किसी अन्य पदार्थ के कण में क्या होते हैं? अगर बताओ विशरण की क्रिया नहीं होती तो क्या तुमको शरबत मिल पाता? प्रसरण की क्रिया नहीं होती तो मिल पाता? बोलो जल्दी, मिल पाता? क्योंकि एक कण दूसरे कण में प्रवेश ही नहीं करता। समझ रहे बात को ना? समझ रहे बात को ना। तो प्रसरण क्या है? प्रसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्या है बच्चा? प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। किसी अन्य द्रव्य में क्या करते हैं बच्चा? प्रवेश करते हैं। विशरण क्या होता है? विशरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं। जैसे पानी और चीनी को मिलाए तो यानी कि वो विसरित हो गए, प्रसारित हो गए। डिफ्यूजन की प्रक्रिया उसमें। बात समझ रहे हो ना? किसी को दिक्कत? तो बताओ द्रव को द्रव में घोलते हैं तो जल्दी विसरित हो जाते हैं, लेकिन ठोस और ठोस घुल पाता है जल्दी से? ठोसों में सामान्यतः विसरण देखने को नहीं मिलता है। बोलिए मिलता है? ठोसों में सामान्यतः कोई ठोस किसी दूसरे ठोस में प्रसारित नहीं होते हैं सामान्यतः। परंतु कभी कभी क्या होता है, जैसे आप जिंक को ले लो और कॉपर के ले लो, उन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध के कुछ दिन तक रख दो तो उसमें क्या होता है कि जिंक के कण कॉपर के कण में प्रवेश कर जाते हैं। समझ रहे बात को ना? यानी वो विसरित हो चुके होते हैं। यानी कि ठोसों के में सामान्यतः नॉर्मली विसरण की क्रिया नहीं होती है, परंतु बहुत दिनों तक अगर किसी दो ठोसों को बांध के रख दिया जाए, चाहे एक जगह पर रख दिया जाए सटाकर, तो उसमें विसरण की प्रक्रिया सामान्यतः
थोड़ी मोड़ी देखने को मिल सकती है। समझ रहे बात को ना, समझ रहे हो ना। परंतु द्रव में विचरण क्या होता है, जल्दी होता है। जैसे द्रव को द्रव में आप मिलाओ, लिक्विड को लिक्विड के साथ मिला के देखो। जैसे एग्जांपल में सर पानी और वाइन को मिला दो, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि ठोस में प्रसरण सामान्यतः नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। परंतु एक क्या करो आप कि जिंक को ले लो। जिंक एक धातु है। जिंक क्या है, धातु है। धातु है मतलब ठोस है ना। कॉपर भी एक धातु है। अब धातु, सारे धातु लगभग क्या होते हैं बच्चा, ठोस ही होते हैं, तो ठोस है। अब जिंक को और कॉपर को आप बांध कर रख दोगे ना एक दूसरे को, तो इसमें क्या होने के देखने को मिलेगा, आपको प्रसरण की प्रक्रिया देखने को मिलेगा। समझ रहे बात ना, बात समझ रहे हो ना। यानी कि जिंक तथा कॉपर को बांध दें तो कुछ दिन पश्चात ये दोनों सट जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चा, सट जाते हैं। सट जाते हैं का मतलब कि इसमें क्या देखने को मिला तुमको, विचरण की प्रक्रिया देखने को मिला। सामान्यतः बोलो ठोसों में विचरण की क्रिया होती है नहीं, परंतु एक दूसरे के साथ नजदीक ला दे या बांध के रख दे तो वह विचलित होने लगते हैं। समझ रहे बात को ना। द्रव में विचरण की प्रक्रिया होती है, गैस में भी होती है, होते हैं ना जी। गैस में भी वो प्रवेश कर जाते हैं, परंतु ठोसों में यह देखने को नॉर्मली नहीं। किसी को दिक्कत, नोट करो जल्दी से देखिए, ठीक है। पदार्थ की कौन अवस्था, द्रव अवस्था। ठोस अवस्था का जितने गुण था मैंने आपको बता दिया। पदार्थ की द्रव अवस्था, ठीक है ना, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की कौन अवस्था, द्रव अवस्था। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बोलो, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहला द्रव का गुण, जैसे कि ठोस में क्या था, उसका आकृति भी निश्चित होता था और आयतन भी निश्चित होता था। लेकिन द्रव में क्या होता है, जैसे कि एक मैंने मान लिया कि ये आपका प्याला है और एक मान लीजिए कि आपका ग्लास है, ठीक है ना। पानी रखिएगा तो पानी में ये प्याला का रूप लिया हुआ है, गिलास में रखिएगा तो गिलास का रूप ले लेगा इसी पानी को। लेकिन पानी जितना रहेगा उतना ही ना रहेगा। पानी में तो कमी या अधिकृति नहीं आएगी, है ना, परंतु रूप अलग अलग हो रहा है ना। यानी कि द्रव का रूप और आकृति में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जितना जगह से कहा उसमें थोड़ी चेंजिंग आ रहा है, जितना है उतना ही है। यानी कि सबसे पहली बात कि द्रव का देखो आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति बदल रही है। समझ रहे बात ना। पहली बात क्या लिख सकते हैं कि द्रव की आकृति बदलती है, यानी अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। आयतन क्या होता है, निश्चित। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये द्रव का सबसे पहला गुण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा इसका डेंसिटी, कौन चीज, घनत्व। इसका घनत्व द्रव का, तो द्रव का घनत्व वो ठोस से ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ठोस के कण नजदीक नजदीक होते हैं, द्रव के कण दूर दूर होते हैं। अब द्रव के कण जब दूर दूर है तो एकांक आयतन में द्रव में का द्रव्यमान कम होगा और एकांक आयतन में ठोस का द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है। द्रव का घनत्व ठोस से क्या होता है बच्चा, कम होता है। और तीसरा बात हम क्या बोल सकते हैं, संपीड्यता। अब चूंकि ठोस को दबाने पर दबता नहीं है क्योंकि कण नजदीक नजदीक होते हैं, परंतु द्रव के कण को भी तो दबाने पर ही नहीं दबेगा, लेकिन ठोस से इसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब जब थोड़ा दूर दूर कण है तो जब इनके कण को आप मान के चलो कि इस पे प्रेशर डालोगे तो इसके कण नजदीक आएंगे, यानी कि थोड़ा सा संपीड्यता दिख रहा है कि नहीं। इसमें ठोस से ज्यादा ये संपीड्य है कि नहीं है ना। नॉर्मली द्रव असंपीड्य ही होते हैं, परंतु ठोस से ज्यादा संपीड्यता इसमें होती है। कंप्रेसिबिलिटी इसमें ठोसों से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि द्रव के कण सामान्यतः असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, असंपीड्य होते हैं, परंतु ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में, ठोस की कौन चीज में, तुलना में ये क्या होते हैं, संपीड्य। ठोस की तुलना में क्या होते हैं बच्चा, संपीड्य होते हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब इसका द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक और ठोस में ज्यादा आकर्षण बल होता है तो उसका द्रवनांक और क्वथनांक ज्यादा होता था कि नहीं होता था। लेकिन द्रव में क्या होता है कि द्रव के कण दूर दूर होते हैं, तो पहला ही से दूर दूर है
तो कम टेम्परेचर पर उसका क्वथनांक हो जाएगा। समझ रहे बात ना। लेकिन ठोसों के क्वथनांक उच्च होते थे। क्वथनांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करता है। समझ रहे बात ना। अरे बोलो। तो चूंकि ठोस के कण नजदीक नजदीक थे तो उसके कण को दूर करने के लिए ज्यादा आपको हीट देना पड़ेगा। लेकिन द्रव के कण तो पहले ही से दूर दूर है, तो उसमें कम ही हीट से काम चल जाएगा। समझ रहे बात ना। यानी कि कम हुआ कि नहीं क्वथनांक? बात समझ रहे ना। तो द्रव के क्वथनांक और द्रवनांक ठोसों की तुलना में क्या होता है? कम की ज्यादा? कम होता है। समझ रहे हैं बात ना। चौथी बात लिख सकते हैं कि द्रव का क्वथनांक तथा कौन नांक? द्रवनांक इसकी तुलना में ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठोस की तुलना में क्या होता है? चला कम होता है। समझ रहे बात ना। अब तरलता की बात की जाए, फ्लूइडिटी की, तो द्रव में प्राय बहाव की प्रवृत्ति होती है कि नहीं? द्रव में प्राय कौन चीज की प्रवृत्ति होती है? बहाव की क्या होती है? बोलिए। प्रवृत्ति होती है। मतलब इसमें कौन चीज का गुण होता है बच्चा? बहने का। अब चूंकि ठोस में डिफ्यूजन ज्यादा देखने को आपको नहीं मिल रहा था, नहीं ना मिल रहा था। एक कण दूसरे कण में ठोसों में सामान्यतः विस्तृत नहीं हो रहे थे, लेकिन द्रव में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यानी कि अगर प्रसरण की बात किया जाए तो द्रव में कौन चीज का गुण होता है? प्रसरण का गुण होता है। कौन चीज का गुण होता है? प्रसरण का गुण का मतलब क्या हुआ कि ये द्रव के एक कण दूसरे कण में आराम से समाहित हो सकते हैं। जैसे सर एग्जांपल बताइए। जैसे मान के चलिए कि आप एक बीकर ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और शहद डाल दीजिए। बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यानी विसरित हुआ कि नहीं हुआ? विसरण यानी कि प्रसरण का मतलब क्या बताए थे? एक कण का दूसरे कण में समाहित हो जाना। ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि हमने पानी ले लिया और स्याही ले लिया, बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हमने पानी ले लिया और चीनी ले लिया, बोलो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा ना। मिलेगा ना। आपको पता है कि जो जल होता है ना, जल 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 जो नॉर्मली नदी में या तालाबों के जल देखने को जो मिलता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। उसी प्रकार से जल में मछली है तो उसको ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती होगी कि नहीं? मेढक है तो पड़ती होगी कि नहीं होगी? तो जानते हो उस जलवा में क्या मिला होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैस उस जल के अंदर मिला होता है। तो एक बात बताइए, पानी के अंदर ये सब विसरित है ना जी? प्रसारित है कि नहीं है? तो उसमें मिला हुआ है ना। यानी कि पानी के कण के अंदर ये सारे कण है ना जी। तो कहीं ना कहीं ये जो द्रव है ये अपने साथ गैस को रख रहा है कि नहीं रख रहा है? ये जो द्रव है अपने साथ ठोस को रख रहा है कि नहीं रख रहा है? अरे बोलो। ये जो द्रव है अपने साथ द्रव को रख रहा है कि नहीं रख रहा है? यानी द्रव में द्रव के भी मिलने की प्रवृत्ति होती है, द्रव का गैस के साथ भी मिलने की प्रवृत्ति है, तो द्रव का ठोस के साथ भी मिलने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि द्रव का मिश्रण ठोस, द्रव और गैस तीनों के साथ हो सकता है ना। लेकिन अगर ठोस ले लो और ठोस में गैस मिला तो मिलेगा? लोहा ले लीजिए, उसमें ऑक्सीजन गैस मिलाइए, कभी प्रसारित विसरित होगा? परंतु द्रव के साथ आप जो चीज मिलाना चाहते हो, ठोस भी मिल जाएगा, गैस भी मिल जाएगा और द्रव भी मिल जाएगा। यानी कि द्रव में विसरण या फिर यूं कहो कि प्रसरण ठोस, द्रव तथा गैस तीनों के साथ होता है। ठोस के साथ भी हो सकता है विसरण, प्रसरण, द्रव के साथ भी हो सकता है और गैस के साथ भी हो सकता है। बोलो बातें समझ में आ रही है ना? अरे किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया पूरा? तो ये था मोटा मोटी थोड़ा सा मैंने बताया आपको द्रव का गुण। अभी और भी है इसमें, पहले इतना नोट करो। अब नेक्स्ट पॉइंट है द्रव का जमना। क्या है बच्चा? द्रव का जमना। द्रव का जमना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। तो क्या होता है ना कि द्रव को अगर आप ठंडा करोगे ना, द्रव को क्या करोगे बच्चा? तो ये ठोस रूप धारण कर लेता है। द्रव को अगर हम ठंडा करें तो क्या धारण कर लेता है? ठोस धारण करने का मतलब क्या हो गया कि जम गया। क्या हो गया? यह जम गया। समझ रहे बात को ना? समझ रहे हो ना? जैसे पानी ले लो और पानी को आप 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करोगे तो ये बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कहें तो 273 केल्विन बोल सकते हैं। तो ये क्या चीज में बदल जाएगा? बर्फ में। यानी कि जम चुका है। क्या हो चुका है? जम चुका है। तो द्रव का जमने का मतलब क्या हुआ कि द्रव का किस रूप में बदलना? ठोस रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड कहलाता है। फ्रीजिंग ऑफ यानी कि द्रव का जमना कहलाता है। कोई पूछेगा पानी कितना डिग्री पर फ्रीज होता है, जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर। समझ रहे बात को ना? उसके बाद आता है वाष्पन।
कौन चीज? वाष्पन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। तो ध्यान से समझिए, दो चीजें हो सकती है। अगर यह द्रव है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा पूरा। अगर यहाँ पे द्रव है, द्रव, तो द्रव को अगर आप ठंडा करोगे तो ये ठोस में बदलेगा, और अगर इसको आप गर्म करते हो तो कौन चीज में बदलेगा? गैस में। इस प्रकार से लिखते हैं, द्रव को अगर आप गर्म करते हो तो ये गैस बदल जाएगा, अगर द्रव को आप ठंडा करते हो तो ये कौन चीज में बदल जाएगा? ठोस में। द्रव को गर्म करने पर उड़बे ना करेगा ये, वाष्प में बदल करके। समझ रहे बात को ना? अगर इसे ठंडा करोगे तो ये कौन चीज में बदलेगा? ठोस में। तो अगर द्रव ठोस में बदल रहा है तो इसे कहते हैं द्रव का जमना, ऊपर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है ना। लेकिन इसी द्रव को अगर गर्म करके गैस में बदल दे रहे हो तो इसे कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। इवेपोरेशन। कौन वेपोरेशन? अगर द्रव को जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर दे दीजिए, इसके क्वथनांक इतना टेम्परेचर अगर दे दीजिएगा तो उबलने ना लगेगा। क्या होने लगेगा? तो आपको टेम्परेचर इसके क्वथनांक से कम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चा? तो कोई पूछेगा वाष्पन से क्या समझते हैं? तो द्रव का कौन चीज रूप में बदल जाना? गैस में। द्रव का किस रूप में बदल जाना? गैस में। समझ रहे बात ना? किसी द्रव का किस रूप में परिवर्तन होना? वाष्प रूप में क्या होना? परिवर्तन होना। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? वाष्पन कहलाता है। एक बात याद रखो, कोई पूछेगा कि वाष्पन में हम लोग द्रव को कितना टेम्परेचर देते हैं? क्वथनांक से कम। क्वथनांक से कम या फिर रूम टेम्परेचर पर। तो ऐसा देखते होगे कि कभी कभी नदी का पानी, चाहे तालाब का पानी, अगर वर्षा नहीं होता है तो धीरे धीरे गायब होकर के सूख जाता है। तो क्या हो गया? पानी आखिर पी गया? कोनो पारा उरा पी गया कि भैंस पी गया? तो क्या हो गया? वाष्प के रूप में चला गया वायुमंडल में। एग्जाम्पल के लिए वो घड़ा में पानी रख दीजिएगा छत पे गर्मी के दिन में, और 3-4 दिन के बाद देखिएगा तो पानी सब खत्म हो चुका है। तो कौन पी गया है? पिया कोई नहीं है। गर्मी के कारण वह पानी धीरे धीरे क्या बन गया है? वाष्प में। यानी कि वाष्प में बदलना, किसी द्रव का वाष्प में बदलना ही वाष्पन कहलाता। तो उसके लिए टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा? का घैला में जो पानी रखा तो खौल रहा है, खौल तो नहीं ना रहा है। खौलना मतलब क्वथनांक कितना टेम्परेचर होगा? तो क्वथनांक से कम ताप है। तो किसी द्रव को अगर हम कमरे के ताप पर या फिर उसके क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो वाष्प बनकर उड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन करना। क्या लिख सकते हैं बढ़िया स्मार्ट डेफिनेशन? किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर या रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर गर्म होने पर वाष्प में बदलना। कौन चीज में बदलना? वाष्प में बदलना। क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। वाष्पन कहलाता है। तो कोई पूछेगा कि तालाब का पानी धीरे धीरे क्यों सूख जाता है? तो वाष्पन के कारण। नदी का पानी क्यों सूख जाता है? वाष्पन के कारण। वाष्पन क्या होता है? तो किसी भी द्रव को उसके क्वथनांक से कम ताप पर गर्म करना है या रूम टेम्परेचर पर गर्म होकर के धीरे धीरे वाष्प में बदलना, वाष्पन कहलाता है। रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस को कहते हैं? याद है आपको? 25 रूम टेम्परेचर अगर आपसे कोई पूछे या फिर कमरे का ताप अगर आपसे पूछा जाए तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? कितना? 25 या फिर इसको 298 केल्विन बोल। ठीक है ना? इसको रूम टेम्परेचर। तो बात समझ में आ गई होगी? नोट करो जल्दी से।